अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस मकबूल हियर एंड आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे QVC यानी कि कतर वीज़ा सेंटर, कतर वीज़ाज़ के हवाले से और कतर वीज़ा सेंटर में अपॉइंटमेंट कैसे ली जाती है, उस पर क्या प्रोसेस करना पड़ता है आपको, वहाँ पे क्या करना पड़ता है, वो कैसे डील कर रहे होते हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से ज़रूरत होते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। क्योंकि मैंने ये वीडियो मैं सिर्फ नेट से सर्च करके नहीं बना रहा, हुआ ये था कि मैंने कतर वीज़ा अभी रिसेंटली लिया है, तो उसमें जितना रिसर्च मैंने की मुख्तलिफ़ डीलर से, पाकिस्तान में इंडिया के जानने वालों से, कतर में मौजूद कुछ एजेंट्स, पाकिस्तान में मौजूद एजेंट्स, यूट्यूब, फेसबुक, गूगल वगैरह वगैरह वगैरह, तो इन्फॉर्मेशन तो थी, लेकिन इन्फॉर्मेशन का इतना ओवरलोड था और इतनी ज़्यादा वो स्कैटर्ड थी कि वो मुझे उसका जो है मेरे लिए यूज़ का ज़्यादा नहीं रहा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़ी डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, अपॉइंटमेंट के हवाले से, फिर अपॉइंटमेंट कैसे ली गई, फिर उसको मैंने जब चेंज करने की कोशिश की वगैरह वगैरह। तो मैंने वो सारा कुछ सम अप किया एक इस व्लॉग में, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक ही व्लॉग में तकरीबन तमाम तर मालूमात जो कि रियल टाइम में अभी मैंने ख़ुद रिसेंटली की हैं, और ये वो मालूमात हैं जिसको देखने के बाद आपको मेरा ख्याल कहीं और कुछ सर्च करने की कोशिश रहेगी या कुछ कन्फ्यूजन रहेगी। क्योंकि QVC वाले जो हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हों, चाहे वो इंडिया में हों, चाहे वो बांग्लादेश में हों, कहीं भी हों, आई एम श्योर उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर है, लेकिन QVC सेंटर जो है वो आपको आपकी कॉल पिक नहीं करता, और वो आपकी ट्रांसफ़र करते हैं एक सब कॉन्ट्रैक्टर जो उनका कॉल सेंटर है उसमें, और उनको मालूमात मेरा नहीं ख्याल कुछ होंगी, क्योंकि मैंने जितनी मालूमात उनसे ली टोटली इट वाज अपोजिट टू द रियलिटी। सो ये वीडियो, ये व्लॉग पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह जिनको भी हिंदी उर्दू समझ आती है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखते रहिएगा। एंड चलते हैं अभी व्लॉग मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले कतर वीज़ा के हवाले से। अब जो कतर वीज़ा है वो इससे पहले क्या हो, जब वो सऊदी अरब से इनका सेपरेशन हुई या जब वो लॉकडाउन लगा, जो कुछ भी हुआ उसके बाद से इन्होंने पॉलिसीज़ अपनी बहुत सारी चेंज की हैं, और अभी जो रिसेंटली इनका जो सेटअप है वो इस तरह का है कि इन्होंने अपना वीज़ाज़ जो हैं वो कतर वीज़ा सेंटर के नाम से मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में आउटसोर्स किए हुए हैं, एक मतलब किसी भी थर्ड पार्टी के थ्रू, लेकिन वो सेंट्रली मॉनिटर हो रहे थे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर कतर के तवसत से ही। और अब वहाँ पे वीज़ाज़ पासपोर्ट पे स्टैम्प नहीं होते, बल्कि आप जो वीज़ा का प्रोसेस है वो ये है कि आप वहाँ से वीज़ा आपका अप्रूवल आएगा, अपॉइंटमेंट होगी, और आप यहाँ पे वीज़ा जब आपको जो प्रोसेस कंप्लीट करेंगे तो आपका वीज़ा वो इशू हो जाएगा, आपको पासपोर्ट पे स्टैम्प करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो कतर का वर्क वीज़ा या रेजिडेंशियल वीज़ा है वो 1 साल का है, और वो आप 8,000 कतरी रियाल से लेके 16,000 कतरी रियाल तक मुख्तलिफ रेट्स हैं, आप कहीं से भी आपको मिल सकता है। अगर आपने किसी जगह से ओपन वीज़ा लिया है, आज़ाद वीज़ा लिया है किसी से, या आपने रेजिडेंट वीज़ा लिया है, अगर आपकी कंपनी का वीज़ा है जो कि आपको कंपनी ने इशू किया, तो उसके लिए प्राइस कोई नहीं पे करनी पड़ती, लेकिन वो वीज़ा फिर आप जॉब कन्फर्मेशन के बाद ही आपको मिल सकता है। अब जब वीज़ा आप कन्फर्मेशन होगी आपने किसी से बात की, चाहे वो आज़ाद वीज़ा है चाहे वो वर्क वीज़ा है, तो उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको इस व्लॉग में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन आपको मैं एक चीज़ क्लियर करता जाऊँ कि जिस तरह लोग दुबई में या दूसरे कंट्रीज़ में जाके विज़िट वीज़ा पे जॉब सर्च करते हैं, और वहाँ जाके वो किसी तीसरी जगह पे एग्ज़िट करके अपने वीज़े को दोबारा एंट्री लेके अपना वीज़ा परमानेंट कर देते हैं, तो यहाँ कतर में अब ये रूल कतई नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपना आउटसोर्स किया हुआ है सारा कुछ, तो आपको अपनी होम कंट्री में से ही वीज़ा लगेगा। ये भी मेरा एक एक्सपीरियंस रहा मेरे फैमिली में ही, कि आप विज़िट वीज़ा हो, फैमिली विज़िट हो, चाहे कोई भी हो, आप वहाँ पे मौजूद हैं, आपको एग्ज़िट लेके अपने होम कंट्री आना पड़ेगा, यहाँ से सारे प्रोसेस कंप्लीट करके फिर यहाँ से जाना पड़ेगा। तो जो लोग पैसे ज़ाया करना चाहते हैं विज़िट वीज़ा लेके, वो ये सोच के ना जाएँ कि उनका वहाँ पे जाके वो वीज़ा ट्रांसफ़र हो जाएगा किसी तीसरी जगह पे एग्ज़िट लेने से या वापस पाकिस्तान आने से। आपको सारा प्रोसेस वही करना पड़ेगा जो पाकिस्तान से ही होगा। सो आई रिकमेंड कि आज़ाद वीज़ा अगर किसी बंदे ने लेना है तो वो कभी भी विज़िट वीज़ा पे ना जाए यहाँ से। सो अब जो प्रोसेस है वो प्रीटी सिंपल कि आपने अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, चाहे वो कंपनी का वीज़ा है, चाहे वो आज़ाद वीज़ा है, किसी भी चीज़ कोई भी वीज़ा हो, आप डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे, पासपोर्ट वगैरह अपना, और एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स इफ़ रिक्वायर्ड। तो जब आप वहाँ पे सेंड करेंगे उनको, तो वो जो कंपनी है उनके पास सिर्फ जो वीज़ा अप्रूवल पहले होता है उसमें सिर्फ एक आपकी नेशनलिटी होती है कि आपके इस नेशनलिटी का इस टाइप का वीज़ा आपको अलाउ है। लेकिन
जब आपके डॉक्यूमेंट आप उनको देंगे तो उसके बाद दोबारा से वो अपने कंपनी के पोर्टल में जाके आपके डॉक्यूमेंट अपडेट करने के बाद आपके लिए वीज़ा अप्रूवल के लिए अप्लाई करेंगे और आपका वीज़ा अप्रूवल दोबारा वो लेंगे। जब आप दोबारा वो एप्लीकेशन देंगे तो आपका जो उनका पहले वीज़ा सिर्फ जेनेरिक वीज़ा था इस नेशनल किसी के लिए, वो आपके नाम पर फिर एक वीज़ा इशू करेंगे और एक वीज़ा नंबर आपको दे देंगे एप्लीकेशन नंबर से हट के। तो कुछ कंट्रीज़ में इसको मादूनिया कहते हैं, कुछ में मतलब इंग्लिश में इसको लेबर अप्रूवल कह देते हैं। जो कंपनी के पास होगा तो वो आपके डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट स्पेसिफिकली आपका वीज़ा ले सकते हैं। तो वीज़ा जब आपको वो अप्रूवल मिल जाएगा, वीज़ा नंबर आपको मिल जाएगा, उसके बाद जो कंपनी या जो भी आपका स्पॉन्सर है या कोई भी बंदा वहाँ बैठा हुआ है, उसने जब आपको अप्रूवल मिल गया आपके नाम पे, तो वो क्या करेगा कि वो आपका वहाँ से ही एक अदद मेडिकल जो अपॉइंटमेंट है वो लेगा कतर वीज़ा सेंटर में, जिस भी कंट्री को होगा। $137 उसकी फ़ीस है और वो वहाँ से वो ही ले सकते हैं, आप यहाँ पे नहीं ले सकते। आपका एम्प्लॉयर लेगा या आपका कफ़ील लेगा जो भी आपको वहाँ से वीज़ा इशू कर रहा है। तो जब आपने वहाँ से वीज़ा उसका अप्रूवल लिया, उसने आपको अपॉइंटमेंट ले दी, तो अपॉइंटमेंट आपके नियरेस्ट स्टेशन पे आपने खुद बताना होगा उस आदमी को कि मुझे करीब यहाँ से ये पड़ता है, आप उस वीज़ा सेंटर के लिए मेरी अपॉइंटमेंट ले लें। और कोशिश ये करें कि अपने करीब तरीन अपॉइंटमेंट लें। क्यों? इसको जब वीला को आप देखेंगे तो आपको आगे पता चल जाएगा क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। उसके बाद जब आपका अपॉइंटमेंट आएगी वहाँ से, एक अपॉइंटमेंट लेटर आएगा, उसका मैं टेम्पलेट को अभी दिखा रहा हूँ, ये साथ में आप सेपरेट स्क्रीन अभी हो जाएगी तो आप देख सकते हैं वहाँ से। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है अभी अपॉइंटमेंट, इस तरह का एक अपॉइंटमेंट लेटर होगा, उसके ऊपर सारी डिटेल्स लिखी होंगी, आपका वीज़ा नंबर, आपका वगैरह वगैरह। अच्छा, इस अपॉइंटमेंट लेटर को लेके आपने वेट करना होगा उस वक्त तक जब तक आपकी अपॉइंटमेंट का टाइम नहीं आया। अच्छा, इसमें होता यूँ है कि मैंने जैसे कि कोशिश की थी कि मेरा जो अपॉइंटमेंट टाइम है वो पहले हो जाए, टाइम से पहले हो जाए जो उसमें लिखा हुआ है। तो कोई फेसबुक भाई साहब थे, वो 500 कतरी रियाल मांग रहे थे कि मैं कर दूँगा आपको वगैरह। मैं तैयार भी हुआ था देने को उनको, लेकिन फिर मुझे किसी ने इस जगह पर मुझे पता चला कि ये ऐसा नहीं है, ये किसी बंदे के PR पे नहीं होता ऐसा। आपने बेसिकली जो अपॉइंटमेंट आपको दी हुई होती है, आप उसको रीस्केड्यूल कर सकते हैं और बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आपकी ये जो टाइमिंग है वो वक्त से पहले हो जाए। वो उसके लिए सिंपल ट्रिक है कि आपने वीकेंड्स में और ख़ास तौर पे लेट नाइट्स में ट्राई करते रहना है, रिफ़्रेश करते रहना है पेज को। जो ही आपको अपॉइंटमेंट थोड़ा सा पहले की मिल रही हो तो आप उसमें क्लिक करें तो आपका वो हो जाएगा। और यही वो जुगाड़ है, यही वो ट्रिक है, यही वो सब कुछ है जिसके ऊपर लोगों से पैसे चार्ज किए हुए हैं अपॉइंटमेंट बैक पे ले जाने की, वक्त से पहले करने के लिए। वक्त से ज़्यादा करने के लिए, आगे लेके जाने के लिए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जो पहले करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक जुगाड़ है कि आपने क्लिक करते रहना है। जो ही रिफ्रेश करेंगे आपको कहीं पे आ गया तो आपने क्लिक करना है और हो जाएगा। और जो आपका वीज़ा सेंटर है, QVC का अपॉइंटमेंट है, अगर आप वो चेंज करना चाहें, उसकी कोई लोकेशन चेंज करना चाहें तो वो भी फ्री है और आप खुद कर सकते हैं, आपको किसी और को पे करने की ज़रूरत इसमें हरगिज़ नहीं है। तो मैंने तो खैर चेंज नहीं कराया क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट 1 महीने बाद की थी और मेरे कुछ कन्फ्यूजन थी। वो कन्फ्यूजन क्या थी? वो थी डॉक्यूमेंट्स के हवाले से कि जो अपॉइंटमेंट लेटर है उसके ऊपर जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो लिखे हुए थे कतर के लिए पासपोर्ट, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। अब जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट लिखे हुए हैं तो उसका मतलब है कि कतर एम्बेसी से टेस्टेड हूँ। अब जब मैंने उस QVC को कॉल की, उन्होंने मुझे बताया जी कि अगर लिखे हुए तो आपको लेके आने हैं। मतलब एक आदमी ने मुझे एक दफ़ा कॉल करने पे ये बताया। सेकंड टाइम कॉल करने पे मुझे QVC की हेल्पलाइन पे पता चला कि जी अगर आपका वीज़ा जो है वो इंजीनियर या इस तरह के हाई प्रोफेशनल वीज़ा में आता है, तो टेक्निकल प्रोफेशनल वीज़ा पे आता है, तो आपको एजुकेशन डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करवाने होंगे कतर एम्बेसी से, वरना आप नहीं आएंगे। अच्छा, तीसरी दफ़ा भी मुझे कुछ और मिला, चौथी कुछ और, मतलब कि 4-5 दफ़ा मैंने कतर वीज़ा सेंटर की हेल्पलाइन पे कॉल की और मुझे हर दफ़ा हर बंदे ने डिफरेंट ही बताया, क्योंकि एज ए सेड कि वो आउटसोर्स करते हैं मेरा ख्याल है, और जब वो हेल्पलाइन में बैठा हुआ बंदा है उसको मोस्ट ऑफ द टाइम पता ही नहीं होता वो क्या बोल रहा है। अच्छा, तो हुआ फिर यूँ कि मैंने अपने जो वीज़ा सप्लाई जिससे मैंने लिया था उसे कॉल किया, उसने भी कुछ ख़ास मतलब इंफॉर्मेशन ली, लेकिन वो भी कुछ मिक्सअप था। बहरहाल मैंने फिर अपने मेरे जो डॉक्यूमेंट थे वो मैंने टेस्ट करवाने थे, उसके लिए मुझे टाइम चाहिए था क्योंकि पॉलिसी चेंज हो गई थी रजिस्ट्रेशन की। फिर वो फॉरेन ऑफिस से टेस्ट करवाना, फिर उसको कतर एम्बेसी से टेस्ट करवाना, उसके लिए कुछ टाइम चाहिए था मुझे। तो मैंने अपनी अपॉइंटमेंट चेंज नहीं की और मैं उसको करवाने में लग गया कि मैं इसको कैसे टेस्ट करवाऊँगा। अब ये जो इसको कैसे टेस्ट करवाना चाहिए आपको, या कौन से किस आदमी को टेस्ट करवाना चाहिए, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा और
आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम प्रोसीजर बताऊंगा उसके ऊपर कि वो किस तरीके से और किस तरह आपको कौन कौन से डिपार्टमेंट से क्या क्या टेस्ट करवाना है, क्योंकि वो एक लेंथी प्रोसेस है, उसमें डिग्रीज़ हैं, उसमें आपका बोनाफाइड लेटर है वगैरह वगैरह। वो मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो भी एक बहुत ही कन्फ्यूजन उसमें क्रिएट की हुई है लोगों ने कि बोनाफाइड लेटर में ये होगा और डिग्री में ये होगा और आपका ये होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस आपको चाहिए नहीं, ज़रूरत ही नहीं होती आपको। कमिंग बैक टू QVC, इस व्लॉग को मैं QVC तक ही लिमिटेड रखना चाहता हूँ, बिकॉज ये मोस्ट जो लोग उसको देखने वाले हैं वो ज़रूरी नहीं पाकिस्तान से हों, इंडिया से भी हो सकते हैं। तो इसलिए मैं QVC में आता हूँ। QVC का जेनेरिक है, वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश सब के लिए एक ही है। तो मैं जो टेस्टेशन वाला व्लॉग होगा वो मैं नेक्स्ट बनाऊँगा, सिर्फ ताकि वो पाकिस्तान में जो लोग हैं उनके लिए एप्लीकेबल हो। अच्छा, तो जब मैंने वो अपॉइंटमेंट ली, डॉक्यूमेंट्स मेरे टेस्ट नहीं हो सके एट द टाइम जब मैं यहाँ से जा रहा था, तो मैं बड़ा परेशान था कि मैं बाय एयर 2 घंटे की फ़्लाइट है और बाय रोड 22 आवर्स की जर्नी है मेरे घर से। तो मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन अगर ऐसा हो तो फिर क्या होगा। बहरहाल मैंने इसके ऊपर रिस्क लिया। मैं डॉक्यूमेंट्स लेके चला गया QVC के सेंटर में, जो कि मुझसे बहुत ज़्यादा दूर था। वहाँ जब मैं पहुँचा और मैं रात को पहुँच के नेक्स्ट डे मैंने कॉल की हेल्पलाइन पे, मैंने कहा कि भाईजान मुझे आना है, मेरी अपॉइंटमेंट है 11:45 की, तो क्या मैं अगर पहले आ जाऊँ 9 o'clock आ जाऊँ तो क्या ये मुझे बेनिफिट करेगा या मुझे एग्जैक्ट टाइम पे ही आना चाहिए। उसने कहा जी सॉरी सर, आपने टाइम से पहले नहीं आना, आपने सिर्फ 10 मिनट पहले तक आ सकते हैं, उससे पहले आपको एंट्री नहीं मिलेगी। अब मैं समझा बड़ी वो SOP फॉलो करने वाले लोग होंगे। बहरहाल मैं वहाँ से एग्जैक्टली 10 मिनट पहले QVC के सेंटर पे पहुँचा। वहाँ जब मैं पहुँचा, मैंने देखा वहाँ पे सेंटर से बाहर कोई सीढ़ी में बैठा हुआ है, कोई खड़ा हुआ है, कोई किसी को भगा रहे हैं लोग, यहाँ से हट जाओ, वहाँ पे चले जाओ। मतलब कोई सेटअप नहीं था, ऐसे ही स्कैटर्ड किस्म का बस ओपन टू स्काई सिस्टम था, और दूसरे ऑफिस वाले उनको भगा रहे थे लोगों को, इधर से उधर, उधर से इधर। फिर जो चौकीदार साहब थे वहाँ पे बाहर खड़े हुए थे, उन चौकीदार साहब ने मुझे क्या सब कोई, मैंने वो जाके उनके पास नाम लिखवाते थे कि मैं आ गया हूँ, उसको क्लिक कर देते थे। और उसके बाद जब चौकीदार साहब की मर्ज़ी होनी थी उस वक्त आपने अंदर जाना था, ठीक है। अंदर जाने के बाद आपका जो प्रोसेस है, जबकि आपको डिस्क्लेमर देता जाऊँ कि जो कतर वीज़ा सेंटर की या इसकी जो पॉलिसी है उसके मुताबिक जब आपका टोकन नंबर इशू होता है तो आपको प्रायोरिटी इस बेस पे दी जाती है कि आप कितना पहले आए हैं, आपको प्रायोरिटी इस बेस पे दी जाती है कि आपकी अपॉइंटमेंट टाइम क्या है। लेकिन वो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते इसको, इसलिए आपने टाइम से पहले, बल्कि जितना जल्दी हो सके जाएँ वहाँ पे। टाइम को वहाँ मतलब टाइम से पहले मुराद ये कि जिस दिन की अपॉइंटमेंट है उस दिन की, ये ना हो कि आपकी अपॉइंटमेंट अगर 10 तारीख की है तो आप 6 तारीख को वहाँ पहुँचें, ऐसा नहीं है। 10 तारीख को ही आपने जाना होगा, लेकिन आप उस दिन अर्ली इन द मॉर्निंग जाएँ और जो बाहर लोग खड़े होते हैं उन जाकर खड़े हो जाएँ, ताकि आपको चौकीदार साहब अंदर जाने की परमिशन दे दें। अच्छा, जब आप अंदर जाएंगे तो अब जो कतर वीज़ा सेंटर होगा उसके 2 हिस्से हैं। एक है बायोमेट्रिक इनरोलमेंट का, उसका काउंटर सेपरेट है, और एक होता है कतर मेडिकल सेंटर, उसका जो काउंटर है वो सेपरेट है। ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, और ये दोनों के जो आपको एंट्री करवानी है वो सेपरेटली करवानी है। इस बात को मत भूलिएगा। इसको मैं आगे एक्सप्लेन भी करता रहूँगा आपको किस तरीके से और क्या क्या इनका डिफरेंस है और कैसे करते हैं लोग। बहरहाल जब आप जाएंगे तो पासपोर्ट लेके जाएं, अपना जो अपॉइंटमेंट लेटर है प्रिंट लेके चले जाएं। अगर नहीं है प्रिंट तो इट्स ओके, आप उनको फ़ोन पे भी दिखा सकते हैं, लेकिन फ़ोन अलाउड नहीं होगा, प्रिंट लेके जाना बहुत ज़रूरी है आपका। वो प्रिंट ले जाएँ आप, वहाँ पे जाके पासपोर्ट प्लस वो प्रिंट। अब जो डॉक्यूमेंट्स की वाले से मैंने पहले बात की थी, वो उसको मैं आपको ये एक्सप्लेन करता जाऊँ, ये बता दूँ आपको कि जिन लोगों ने जब वीज़ा लिया था और उसकी कंपनी ने उनका जो पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ये लिखा हुआ होगा अगर कि इनको डिग्री इनकी लाजमी देखनी है, या आपका वीज़ा कैटेगरी उस तरह का है जिसका इंजीनियर, डॉक्टर्स और सुपरवाइज़र, टेक्निकल सुपरवाइज़र, आम हर सुपरवाइज़र नहीं, वो उनका तो दिखाना, उनके डॉक्यूमेंट टेस्ट चाहिए होंगे। लास्ट डॉक्यूमेंट्स जो लास्ट 3 डॉक्यूमेंट हों, डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट और बोनाफाइड लेटर, वो तो ज़रूरी है, लेकिन उसके अलावा किसी को भी ज़रूरत नहीं है। आपने काउंटर पे जाके डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बात ही कोई नहीं करनी, अनलेस अदरवाइज़ आपके कॉन्ट्रैक्ट में आपकी कंपनी ने, जो कि आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं कि अगर मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है मुझे मेरे कॉन्ट्रैक्ट की कापी भेज दें, तो मैं उस कॉन्ट्रैक्ट की कापी को साथ लेके जाऊँ और साथ ही डॉक्यूमेंट्स करवा लूँ कतर एम्बेसी से। वो एक लंबा प्रोसेस है, एक्सपेंसिव प्रोसेस है, वो आपको मैं बताऊँगा अगले इसमें, क्योंकि मैं ये सब कुछ करके आया हूँ।
तो बहरहाल जब पासपोर्ट देंगे आप उनको तो वो आपसे एक एंट्री करने के बाद डिजिटली आपसे साइन ले लेंगे सॉरी डिजिटल साइन लेने के बाद वो आपको एक टोकन नंबर इशू कर देंगे। एक्चुअली तब आपकी एंट्री होगी QVC में, ऑफिशियल एंट्री। उससे पहले जो आप बाहर खड़े थे, जो आपने आपसे हुआ, वो सब कुछ बस बिलो द बेल्ट था, वो आप उसको छोड़ दें। अब आपकी जो एंट्री हो गई, टोकन नंबर आपको मिल गया, अब आपको दोबारा फिर बाहर भेज देंगे वो, क्योंकि अंदर जो फैसिलिटी है बैठने के लिए उन्होंने बहुत कम रखी हुई है। और वो टोकन नंबर लेने के बाद भी आपको जो बायोमेट्रिक वाला काउंटर है, उस जो टोकन नंबर आप लेंगे, फिर आपको वापस जाना पड़ेगा बाहर, और फिर चौकीदार साहब आपको बुलाएंगे जब, तो फिर आप वापस में आ सकते हैं। तो 2 दफ़ा आपके जो तल्लुकात हैं चौकीदार साहब से, वो बहुत ज़रूरी हैं, अच्छे होने, क्योंकि अंदर जाके वो टोकन नंबर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अंदर मौजूद हैं कि नहीं हैं। बट एनीवेज, चलते चलते आपको एक बात और बताता चलूँ कि जो इसका एक VIP सर्विस थी कतर वीज़ा सेंटर की, वो कोविड की वजह से बंद हुई है। इससे पहले वो था कि उसमें एक सेपरेट उन्होंने कुछ सोफ़े रख के, कुछ खाने पीने की चीज़ें रख के, कुछ पैसे एक्स्ट्रा लेके आपको VIP सर्विसेज और फास्ट ट्रैक आपको वो दे रहे थे। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद उस जगह बैठा हूँ, उस सोफ़े में बैठा हूँ, लेकिन विदाउट पेइंग एनीथिंग। सो वो यूज़लेस है, आप किसी को पैसे ना दीजिएगा। तो जब आपको टोकन मिलेगा, साइन आप कर लेंगे, उसके बाद अब आपको दोबारा चौकीदार साहब अंदर बुलाएंगे, तो आपने फिर फ़ोन वगैरह सब कुछ छोड़ के अपना लॉकर में, छोटे से लॉकर आपको वहाँ पे अवेलेबल हो शायद, तो आप फिर जाएंगे। जो प्रोसेस पहले कतर में हो करता था, चूँकि मैं करवा चुका हूँ ये प्रोसेस, और मुझे पता है कि वहाँ पे भी ऐसा ही था, यहाँ भी वैसा ही 100% है कि आप जब काउंटर नंबर 1 पे जाएंगे, वहाँ पे आपकी आई स्कैन करेंगे, फिर आपकी 10 फिंगर्स के स्ट्रेट पैटर्न, उसके साइडों के पैटर्न, आपकी जो हथेली है इसके पैटर्न, मतलब ये आपके दोनों हाथों को हर तरीके से उन्होंने उसका बायोमेट्रिक लेना है, आपकी आंखों का लेना है। उसके बाद फिर आपसे एक और डिजिटल साइन करवाएंगे और आपको एक नया टोकन प्रिंट करके दे देंगे। टोकन खैर वो नहीं होगा, वो उसका सर्विस कंफर्मेशन होगी और बायोमेट्रिक एनरोलमेंट कंफर्मेशन होगी। एक आपको टोकन दे देंगे, वहाँ पे आपका जो पार्ट 1 है बायोमेट्रिक्स का, वो हो गया ख़त्म। वो लेने के बाद आप जाके उनका एक वेटिंग लॉन्ज होगा मेड में, वहाँ पे वो लोग हैं जिनके पास कंफर्म टोकन पड़े हुए हैं, और वहाँ पे आप जाके बैठ जाएंगे। और फिर आपको कुछ देर बाद जो कतर मेडिकल सेंटर वाला काउंटर है, वहाँ से कॉल आएगी कि जी टोकन नंबर फलां फलां फलां, आप आ जाएँ यहाँ पे। जो टोकन नंबर आपको बोलेंगे, आप उस टोकन के अगेंस्ट कतर मेडिकल सेंटर की जो काउंटर होगा, जहाँ से आप पहले गुजर गए थे, दोबारा वहाँ पे जाएंगे। उसके साथ एक काउंटर है कतर मेडिकल सेंटर का, वहाँ पे आपको दोबारा से आपका थंब इम्प्रेशन लेंगे, और आपके डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद आपको एक नया टोकन इशू होगा। वो टोकन नंबर आपका डिफरेंट होगा। तो जो आपको पहले काउंटर पे मिला था बायोमेट्रिक वाला टोकन, आप उसको भूल जाएँ। अब आपने उस टोकन नंबर को फॉलो नहीं करना, क्योंकि अक्सर मैंने लोग वहाँ देखे हैं जो बैठे हुए थे और जो फर्स्ट टोकन नंबर मिला वो उसके इंतज़ार में बैठे हुए हैं, जबकि दूसरे लोग आगे से चले भी गए थे और वो वहाँ पे पूरा दिन वहाँ पर उन्होंने मतलब बैठ गुजारा। तो आपने जो सेकंड टोकन नंबर होगा जो कतर मेडिकल सेंटर में इशू करेगा, आपने वो टोकन नंबर टॉप पे रखना है और उसी को प्रायोरिटी देनी है। वहाँ से जब आपको अपॉइंटमेंट आपने जब वहाँ पे लेनी होगी, तो आपको उनको बताना चाहिए कि अगर आपकी कोविड वैक्सीन हुई है तो आपको बताना चाहिए, क्योंकि कोविड वैक्सीन जो है उसके SOP हैं कि आप 14 डेज़ तक, उससे पहले या उसके बाद आप कोई दूसरी वैक्सीन अपने जिस्म में नहीं लगाएंगे। ये उसकी SOP के अगेंस्ट है, और आपके लिए हेल्थ कंडीशंस भी हो सकती हैं। तो आपने छुपानी नहीं है ये बात, आपने ये बात लाजम बतानी है, और आप कोशिश करें कि आप 14 दिन पहले तक कोविड वैक्सीन करवानी है। अगर तो नहीं करवानी तो आप फिर उसके 14 दिन बाद करवाइएगा। तो बहरहाल वो जब काउंटर पे आपको टोकन नंबर देंगे, आप बस फिर चले जाएँ वहाँ पे अपनी सीट पे बैठ जाएँ, और सामने स्क्रीन भी लगी होगी, लेकिन आपको वो बाय नेम भी कॉल कर देंगे, बाय टोकन नंबर भी कॉल कर देंगे, जो कि जो मेडिकल टेस्ट उसके बाद आपको होगा। तो सबसे पहले आपको लैब टेस्ट पे जाना पड़ेगा, और एक लेडीज़ जेंट्स जो भी होंगे वो आपको कॉल करेंगे। अपने अंदर जाके अपना वेट, हाइट और अपना BP वगैरह आपको चेक करने के बाद फिर वो आपके जिस्म से 3 बड़े सिरिंज खून के निकालेंगे, 3 डिफरेंट सैंपल्स। क्योंकि अच्छा, मैं आपको इसमें एक मज़े की बात बताऊँ कि इससे पहले जब गैमका का टेस्ट हुआ करता था तो उसमें मेजॉरिटी लोगों को फेल कर देते थे या उनको रीअपील करवा देते थे, इसलिए कि उनका ALT लेवल होता है, लीवर का एक फंक्शनलिटी है, उसका एक लेवल होता है 40, उस पर अक्सर लोगों को मेडिकल रीअपीयर या फेल कर देते थे, और ये बहुत बड़ा इशू था।
क्योंकि मैंने मेडिकल दिया हुआ है ओमान में भी, वहाँ पे ALT लेवल कोई चेक नहीं करता। लीवर बेसिकली ALT जो प्रोड्यूस करता है वो फैटी लीवर से भी हो सकता है, वो टेम्प्रेरी किसी खुराक की वजह से भी हो सकता है, वो मेडिसिन की वजह से भी हो सकता है, वो टेम्प्रेरी कंडीशन है, अल्कोहलिक लोगों को भी होता है। लेकिन जो बेसिकली ये शो कर रहा होता है वो शो कर रहा होता है आपका हेपेटाइटिस केस को है या नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि गेमका वाले जो थे वो हेपेटाइटिस चेक नहीं करते थे, जबकि ALT से ही अंदाज़ा लगा रहे होंगे शायद कि यही इसको हेपेटाइटिस है। एनीवेज यहाँ पर ALT चेक नहीं करते। जो लोग जाते हैं वो ALT रिड्यूस करने की मेडिसिन या उसके लिए कोशिश वैसे करनी चाहिए, लेकिन मेडिकल के लिए आप इसको कोशिश ना करें। वो 3 जो आपको लेंगे उसमें एक होगा CBC, एक होगा HbA1c जो शुगर का एवरेज लेते हैं, और तीसरा जो होगा वो एड्स और ये हेपेटाइटिस वगैरह चीज़ें वो चेक करते हैं। तो वो 3 सैंपल लेने के बाद आपका वहाँ पे एंट्री होगी और फिर वहाँ से आपको एक बायोमेट्रिक ले लेंगे, और वैक्सीन आपको लगेगी टेटनस की और मेलेसिस के ऐसा कुछ नाम है, खसरा जिसको बोलते हैं उर्दू में, वो उसकी 2 वैक्सीन आपको लगेंगी दोनों बाजू पे, एक लेफ़्ट राइट दोनों पे। बहरहाल वो जब वैक्सीन हो जाएगी, ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा, तो आपने सर्विस उनकी एक्सीलेंट देनी है। डजंट मैटर कि आपको पसंद आया कि नहीं आया, लेकिन अब जब वहाँ से निकलेंगे बाहर फिर आपको दोबारा जाके वेट करना होगा उसी काउंटर पे जहाँ पहले आप बैठे होते हैं। फिर आपको डॉक्टर जो है वो आपको कॉल करेगी या करेगा, और आपने फिर उस रूम में जाना है। वो पर्सनली आपसे क्वेश्चन पूछेगी, आपको ये हेल्थ इशू तो नहीं है वगैरह वगैरह, जो भी वो पूछे आप उसे जवाब दे दें, और वहाँ से आप डन आपकी अच्छा वहाँ से डन होने के बाद आपको दोबारा से आना पड़ेगा इसमें हॉल में। अब जो सबसे मुश्किल काम मुझे लगा इसमें और जो टाइम टेकिंग भी है और जिसकी वजह से लोगों को रीअपीयर करना पड़ता है वो है एक्सरेस। अब जो एक्सरेस लिए जाते हैं, आई डोंट नो कि ये लोग उनकी SOP फॉलो नहीं करते या वो लोग इनको समझ नहीं पा रहे, लेकिन होता यूँ है कि एक तो वो जो भाई साहब हैं वो बड़ा टाइम लगाएंगे, आपका घंटों लग सकते हैं आपके। मैं तो शाम तक पा रहा होता, वहाँ बैठे रहेंगे, वो आपको बुलाएंगे, आपने अंदर जाना है, आपको एक्सरे लेंगे। वो एक्सरे जो हैं वो लेने के बाद फिर आप फ्री हो जाएंगे आप वापस। लेकिन फ्री होने से पहले आपने जब बाहर आएंगे आप काउंटर के दोबारा, तो आपने उनको चेक कराने दो डॉक्यूमेंट्स को कि जी am I good to go। तो जब वो कहेंगे ठीक है जी आप जा सकते हैं, तो आप फिर जाइएगा, वरना आपने वहाँ पे जब तक वो क्लियरेंस ना दें आप वहाँ से बाहर ना जाइएगा। ये आप मतलब मैं सजेशन इसलिए दे रहा हूँ कि ये जो कतर वीज़ा सेंटर है, मुझे इनका और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो कतर की है, इनका आपस में जो कोऑर्डिनेशन है वो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बेहतर महसूस नहीं हुई। आई थिंक मैं गलत हो सकता हूँ। तो बहरहाल जो एक्सरेज होंगे और ये जितना भी जो प्रोसेस होगा, ये इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। ये लोग सिर्फ कलेक्शन करके सॉफ्टवेयर में या ईमेल के थ्रू या जिस भी थ्रू अपडेट कर देते हैं उनके सिस्टम को, और उस सिस्टम में आपका जब अपडेशन हो जाएगी, अगर उन्होंने कोई क्यूरी उठा दी तो आपको दोबारा से वो एक्टिविटी करनी होगी, जिसमें मोस्टली मैं आपको बता रहा हूँ कि इशू होता है एक्सरेज में। वो एक्सरे पता नहीं उसमें अब आई डोंट नो टेक्निकल, और मुझे पता भी नहीं है उनकी टेक्निकल पॉलिसी क्या है, लेकिन एक्सरेज में लोग रीअपीयर हुए मैं देखे हैं, मैंने वहाँ पे देखा है। लोग 2 दिन बाद भी आए थे, लोग महीने बाद भी आए थे, आई हैव सीन माई सेल्फ। तो आपने कम से कम 2 दिन अपने आप को स्टैंड बाई रखना है कि आपको दोबारा कॉल आ सकती है, आपको फ़ोन आएगा, आपको ईमेल आएगी, और आपका जो एम्प्लॉयर है उसको भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि आपके बंदे को रीअपीयर होना है यहाँ पे फॉर वैक्सीन, फॉर एक्सरेज और व्हाटएवर। अच्छा, जो वैक्सीन के लिए जिन लोगों को दोबारा रीअपीयर होना पड़ेगा, जिनके 14 डेज़ कंप्लीट नहीं हुए, वो उसी वक्त बाहर निकलने से पहले काउंटर पे जाके उनको चाहिए कि वहाँ से एक कंफर्मेशन लेटर दोबारा से ले लें कि जी मेरी वैक्सीन कंप्लीट नहीं हुई और मैं इतने दिन बाद दोबारा आके वैक्सीन करवा के लेके जाऊँगा। वो प्रिंट आप उनसे उसी वक्त ले लें, और कन्फ्यूज़ नहीं होना। अगर आप वो प्रिंट ले लें और आप चले जाएँ और आप फिर कॉल आ जाए आगे किसी से कि जी आपने ऐसा करना है, तो आपने इस पर कन्फ्यूज़ नहीं होना। आपको जो डेट डॉक्टर ने दी थी आपने उस पर स्ट्रिक्टली कमेंट करने हैं, स्ट्रिक्टली आपने उसको इन्फोर्स करना है। QVC के जो नुमाइंदा को कॉल करेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जो हेल्पलाइन के लोग हैं उन्हें बिल्कुल पता नहीं होता। मुझे फॉर एग्जांपल 5 जुलाई की डेट दी हुई थी, तो मुझे अगले दिन मुझे फ़ोन आया QVC के हेल्पलाइन से कि जी आपकी अपॉइंटमेंट है 7 तारीख की, आप आ जाइए। मैंने कहा जी 7 की तो है ही नहीं, मेरी तो 5 तारीख की है। बहरहाल वो जब मैंने थोड़ा सा उनसे क्रॉस टॉक की, ओके सर आप 5 जुलाई को आ जाइएगा, तो मैं 5 जुलाई को गया, तो एवरीथिंग वाज नॉर्मल। और फिर जो अपडेट करते हैं वहाँ से, वो अपडेशन
कतर वीज़ा सेंटर की और MOI की, वो भी इनकी कोई रिदम में नहीं है। कभी तो वो एकदम कर देंगे उसी वक्त, कभी 2 दिन बाद करेंगे। और अभी भी मेरा जो स्टेटस हो वहाँ पे शो है वो रीविज़िट का हो रहा है कि मुझे दोबारा विज़िट करना है कतर वीज़ा सेंटर को, जबकि मैं रीविज़िट मंडे को कर चुका हूँ। मेरा चूँकि जगह दूर थी तो मैं 5 दिन वहाँ पर रुका हूँ और मैं रीविज़िट कर भी चुका हूँ, लेकिन अभी तक स्टेटस अपडेट नहीं हुआ वहाँ पर। आई डोंट नो, अब मैं दुआ ही कर सकता हूँ कि मुझे दोबारा ना बुलाएं हो। बाकी ये है कि अब इसके आगे जाके मैं आपको इसी व्लॉग में वेबसाइट पे जाकर कैसे वीज़ा ट्रैक करते हैं, सॉरी एप्लीकेशन ट्रैक करेंगे, कैसे आप रीस्केड्यूलिंग करेंगे अपनी एप्लीकेशन को, कैसे आप सेंटर चेंज करेंगे, कैसे आपने स्टेटस चेक करना है कि हमारा मेडिकल का स्टेटस कहाँ पे है, क्या सिचुएशन है, कैसे आपने वीज़ा अपना चेक करना है। ये सब कुछ मैं आपको ऑन स्क्रीन बताऊँगा वेबसाइट कतर वीज़ा सेंटर की और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के पोर्टल, कतर के पोर्टल से आपको मैं इसको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो फिर अब ख़त्म नहीं हुआ, आपने इसको आगे जाके अगले इसका देखना है। पोर्टल है कतर वीज़ा सेंटर का। यहाँ पे आप जब इसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा, आप इस पर जाएंगे, आप लैंग्वेज सेलेक्ट करें, इंग्लिश या उर्दू, जो भी आपकी लैंग्वेज है, हिंदी वटेवर। मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया। फिर कंट्री नीचे पाकिस्तान सेलेक्ट करें, इंडिया सेलेक्ट करें, श्रीलंका, जो भी आपकी कंट्री है वो सेलेक्ट करने के बाद आप इसमें आगे जब जाएंगे तो आपको इसमें कंप्लीट प्रोसेस हाउ टू बुक एन अपॉइंटमेंट, जो कि आपका एम्प्लॉयर करेगा। उसके बाद आपको जो अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपकी आप अगर अपॉइंटमेंट बुक करना चाहें, जैसा इसको क्लिक करेंगे आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं अपने अपॉइंटमेंट को। ये सारी फैसिलिटीज़ कतर वीज़ा सेंटर की वेबसाइट के ऊपर आपको अवेलेबल हैं। आप इसमें कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, बुक एन अपॉइंटमेंट, चेंज, वटेवर। अच्छा, इसमें पासपोर्ट नंबर और वीज़ा नंबर आपको चाहिए होगा, जो कि आपकी अपॉइंटमेंट के बाद अगर आपने कोई भी एक्टिविटी करनी है कतर वीज़ा सेंटर की वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि जब आपका वीज़ा नंबर इशू हो जाएगा तो फिर आपका एप्लीकेशन नंबर के थ्रू नहीं होगा। आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि एप्लीकेशन नंबर के थ्रू वीज़ा इंक्वायर कैसे करते हैं, लेकिन ये इस वक्त कतर वीज़ा सेंटर के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप वीज़ा नंबर जो आपको मिलेगा और आपका पासपोर्ट नंबर और फिर आप एक कैप्चा कोड नीचे होगा, वो आप एंटर करेंगे ताकि आप वो कंफर्म कर सके सिस्टम कि आप ह्यूमन बीइंग ही हैं, ना कोई कंप्यूटर नहीं है। मॉडिफाई कर सकते हैं आप अपॉइंटमेंट को खुद से, रीस्केड्यूल कर सकते हैं और वेट लिस्ट में आप डाल सकते हैं, रीप्रिंट कर सकते हैं इसी को, जो आपकी जो लेटर आएगा वहाँ से, अपॉइंटमेंट लेटर। और जो जैसा कि मैंने पहले कहा था, आपको रीस्केड्यूल करने के लिए आप इसको बार बार चेक करते रहें रीस्केड्यूल को, अपना पासपोर्ट नंबर और अपना वीज़ा नंबर डाल के। जो ही आपको कोई अवेलेबल स्लॉट मिले, आपने फ़ौरन से पहले अगर आपने उस स्लॉट में क्लिक करना है ताकि आपकी अपॉइंटमेंट विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा अमाउंट वो पीछे हो जाए। और वेट लिस्ट का मतलब ये होता है कि आप अगर अपनी कोई प्रेफर्ड डेट देना चाहें उनको, यूज़ कोई नहीं है इसका, लेकिन वो ऐसे ही मतलब आपको आप दे सकते हैं। अब ये जो आपको दिख रहा है, मैंने अपने नाम पे सर्च किया तो ये मेरे सारे प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये नीचे आ रहा है एप्लीकेंट रिक्वायर्ड टू रीविज़िट फॉर रीटेस्ट। अब ये हालांकि मैं कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक ये सिस्टम का ये अपडेट नहीं हुआ। और इसके बाद जो लास्ट होगा वो होगा रिज़ल्ट अवेलेबल एम्प्लॉयर। जब वो क्लिक हो जाएगा, वो येस हो जाएगा, चेक हो जाएगा, गुड मार्क आ जाएगी उसके ऊपर, जो भी आप इसको नाम दें, तो उसके बाद फिर आपका जो एम्प्लॉयर है उसके पास आपकी डिटेल चली जाएंगी और आपके एम्प्लॉयर को अपना कॉन्ट्रैक्ट अपडेट करने के बाद वीज़ा रेडी टू प्रिंट हो जाएगा। अब ये नीचे आप देख रहे होंगे मेरा अभी तक जो ब्लड है उसके अगेंस्ट स्टेटस आ रहा है कि पेंडिंग रिज़ल्ट्स। तो 30 जून को मैंने दिया हुआ है, अभी तक वो पेंडिंग रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। 4 डिफरेंट टेस्ट होंगे मेडिकल के, जिसमें HB1C, CBC, हेपेटाइटिस और एड्स, ये टेस्ट मेरे ब्लड के अगेंस्ट लिए जाएंगे। और एक्सरे जो है वो इसके अलावा होगा, आपकी चेस्ट का तमाम एंगल्स से वो एक्सरे लेते हैं। तो ये नीचे लिखा हुआ है जी कि ये कंफर्मेशन नहीं होती, ये आपका सिर्फ एक एक्टिविटी है। आप अपने एम्प्लॉयर से चेक करेंगे वीज़ा के बारे में जब आपका कंप्लीशन हो जाएगी बायोमेट्रिक की और मेडिकल टेस्ट वगैरह की। तो ये गारंटीड वीज़ा नहीं होता आपको वहाँ पे चेक करने का। इसके बारे में उन्होंने पूछे, नीचे पूरी डिटेल्स इसमें दी हुई हैं। वटेवर मतलब जैसे कॉन्ट्रैक्ट कोई पढ़ता नहीं है बैंक का, वैसे ही इसको शायद कोई ना मतलब पढ़ता नहीं होगा, शायद जेनेरिक सी बातें हैं। तो ये सारी जो है उसको एक्सप्लेन करने के बाद अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन क्या होती है और वगैरह वगैरह। तो इसको मैं पढ़ के आपको सुनाता नहीं हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। हम इसके बाद अभी चलते हैं आगे कि इसके बाद क्या होने वाला है। स्टेप्स सारे सेम ही रहेंगे, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो कोई भी कंट्री हो। तो QVC के जो पॉलिसी है वो स्टैंडर्ड पॉलिसी है हर एक मुल्क के लिए
सेम पॉलिसी और सेम उसका प्रोसीजर और सेम जो उनके प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो किए जाते हैं हर जगह पे। जब रिज़ल्ट अवेलेबल हो जाएगा एम्प्लॉयर के पास, तो आपका जो स्टेटस मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वेबसाइट पे है वो अंडर प्रोसेस के बजाय रेडी टू प्रिंट हो जाएगा। उससे पहले आप को जो है वो किसी टाइम पे भी QVC वाले दोबारा रिकॉल कर सकते हैं, चाहे वो ब्लड सैंपल लें, चाहे वो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कराएं, क्योंकि समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपको वहाँ पे टेस्ट नहीं अवेलेबल होते QVC के, तो फिर वो आपको भेज देते हैं किसी और सेंटर में। तो अभी ये है पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर कतर का, इसका भी लिंक मैं नीचे दे दूँगा। ये वैसे कतर का मैंने देखा है कि इनकी जो पोर्टल है वो बहुत ही डायनामिक और बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पे तकरीबन हर चीज़ जो आपसे रिलेटेड होगी आपके वहाँ पे एक्टिविटीज़ की हवाले से, तो वो उन्होंने ऑनलाइन किया हुआ है और आप ख़ुद से ऐप और वेबसाइट के थ्रू घर बैठे ख़ुद ही उसको मैनेज कर सकते हैं और उसके ऊपर बहुत सारी एक्टिविटीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो वीज़ाज़ हों, चाहे वो ट्रैफिक इवैल्यूएशन हो, चाहे वो व्हाटएवर आपकी जितनी भी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से रिलेटेड सर्विसेज जितनी हैं, एग्जिट री एंट्री परमिट, रेजिडेंट परमिट, डॉक्यूमेंट टेस्ट, जो भी हैं वो सारी की सारी वेबसाइट पे या उनके मोबाइल ऐप पर मौजूद हैं। ये इनके बारे में भी आपसे मैं डिस्कस करूँगा डिटेल में, चूँकि अब मैं इस व्लॉग सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा कतर पहुँचने के बाद भी, तो जो मुझे इनकी ज़रूरत महसूस होती रहेगी अपने लिए वो मैं आपको बताता रहूँगा। हम चलते हैं वीज़ा सेक्शन में। तो वीज़ा अप्रूवल की ट्रैकिंग यहाँ से हो सकती है, वीज़ा इंक्वायरी एंड प्रिंटिंग हो सकती है। जो वीज़ा अप्रूवल ट्रैकिंग है ये वो चीज़ है जिसके बारे में आपको मैंने पहले बताया था कि ये आपको बताएगा कि आप मतलब जो जेनेरिक एप्लीकेशन है आपकी, वो एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ अप्लाई जिस दिन आपने वीज़ा अप्लाई किया होगा उस दिन का आप उसके बेस पे आप सर्च कर सकते हैं वीज़ा अप्रूवल का। जब वीज़ा अप्रूवल हो जाता है तो उसके बाद फिर वो वीज़ा नंबर इशू होता है। तो वीज़ा नंबर जब तक इशू नहीं होगा उस वक्त तक आप अप्रूवल को चेक नहीं कर सकते वीज़ा नंबर के थ्रू। और आप ये जैसे एप्लीकेशन नंबर जैसे सामने लिखा हुआ है, वीज़ा टाइप कौन सी है, एप्लीकेशन नंबर आपको एम्प्लॉयर देगा, किस डेट को आपने अप्लाई किया था वीज़ा, उस डेट को उस नेशनलिटी का वीज़ा जो भी आपका होगा उसको ही आप सर्च कर सकते हैं एप्लीकेशन नंबर से, जो कि आपको वो एम्प्लॉयर आपको दे सकता है, या आपका जिससे अपनी वीज़ा लिया हुआ है, या आप उसके QID से जिसके नाम पे वीज़ा है, जिससे आप वीज़ा लेंगे, आप उसके थ्रू भी इसको सर्च कर सकते हैं। तो ये फिर आपका हो जाएगा वीज़ा अप्रूवल का ट्रैकिंग। अब जब वीज़ा जब कंफर्मेशन हो जाएगी वीज़ा इंक्वायरी या प्रिंटिंग के वाले से, तो फिर वहाँ पे आप जाके वीज़ा नंबर, पासपोर्ट नंबर आप डालेंगे, नेशनलिटी की ज़रूरत नहीं होगी, नीचे कैप्चा कोड डाल के आप उसके ऊपर अब सर्च कर सकते हैं। सम टाइम ऐसा भी होता है कि आप अपने पासपोर्ट नंबर के अगेंस्ट भी वीज़ा सर्च कर सकते हैं कि आया आपके नाम पे कोई वीज़ा पहले का इशू हुआ है या नहीं हुआ हुआ। तो वो भी एक तरीका है, आप सिंपली पासपोर्ट नंबर अपना डालें तो आप उसको भी आपके नाम पे क्या वीज़ा इशू, कोई वीज़ा इशू हुआ है कि नहीं हुआ, वो भी सर्च हो जाएगा। तो ये अभी मैंने अपना वीज़ा नंबर डाल के इसको सर्च करने के लिए मैं कोशिश करूँगा कि मेरा वीज़ा नंबर, पासपोर्ट नंबर डालने के बाद क्या होता है ये आपको मैं दिखाऊँगा। portal.moi.gov.qa ये इसका वेबसाइट है। तो मैं मेरा वीज़ा नंबर पब्लिकली बता रहा हूँ, आई डोंट नो इट्स राइट और रॉन्ग, बट आई डोंट माइंड। तो मेरा जो नेशनलिटी वो डाली, अब मैंने नीचे कैप्चा कोड डालना है और इसको मैं करूँगा सर्च और देखते हैं अब क्या होता है। सो ये आया जी कुछ इंफॉर्मेशन अगेंस्ट माय वीज़ा नंबर एंड पासपोर्ट। जब मैंने वीज़ा इंक्वायरी पे सर्च किया, क्लिक किया, उसके बाद तो वीज़ा नंबर आएगा, इसका मेरे जो अप्लाई किया हो जिसके अगेंस्ट मुझे अभी अपॉइंटमेंट लेटर मिला हुआ है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। और इसमें नीचे बता रहा है कि जी अंडर आउटसाइड प्रोसेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा मेडिकल जो रिज़ल्ट है अभी तक, वो नीचे लिखा हुआ है कि आपका जो वो है जो एम्प्लॉई है, जो मैं जो हूँ, मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, जो कि मैंने साइन कर दिया था QVC कराची में, लेकिन अभी तक मेरा मेडिकल कंप्लीट नहीं हुआ। जब वो कंप्लीट होगा तो यहाँ पे जो कि अभी लिखा हुआ है कि अंडर आउटसाइड प्रोसेस, वो चेंज होके हो जाएगा रेडी टू प्रिंट। और ये तब होगा जब मेरा मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा और मेरा एम्प्लॉयर भी मेरे सारे प्रोसेस को अप्रूव कर देगा